Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स हम लोग देख रहे थे और आज फिजिक्स में ही पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और साथ ही समतापी प्रक्रम अर्थात आइसोथर्मल प्रोसेस को और आइडियाबेटिक प्रोसेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हीट का लास्ट टॉपिक है और इसको आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है कि ऊष्मागतिकी क्या होता है। ये है ऊष्मागतिकी का प्रथम लॉ है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यह समझ लें कि ऊष्मागतिकी क्या होती है या ऊष्मागतिकी किसको बोलते हैं। तो मित्र, ऊष्मागतिकी क्या है? तो यह कि ऊष्मा में गति अर्थात ऊष्मा का संचरण, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ऊष्मा का संचरण ऊष्मागतिकी कहलाती है, या ऊष्मा में गति होना यह ऊष्मागतिकी कहलाती है। तो यह चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स। अब हम लोग देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रथम नियम है वह क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो यह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है यह भी ऊर्जा संरक्षण का ही एक तरह से मान सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को ही प्रदर्शित करता है। कौन? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यह भी क्या करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। देखिए है ना, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये क्या करता है? ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यह भी प्रदर्शित करता है, यह भी दिखाता है। किसको? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अर्थात ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को। अब देखिए, किसी निकाय को अर्थात किसी सिस्टम को दी जाने वाली ऊर्जा है ना, दी जाने वाली ऊष्मा, किसी निकाय को या किसी सिस्टम को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में खर्च होती है। किसमें खर्च होती है? दो प्रकार के कार्यों में व्यय होती है। अब देखिए, यह ऊष्मा का ही खेल है। ऊष्मागतिकी में हम ऊष्मा को ही पढ़ रहे हैं। तो एक बात समझिए, अगर कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, उसमें अगर ऊष्मा को दी जाती है या अगर उसमें दी जाने वाली ऊष्मा की बात की जाए तो वह दो रूपों में खर्च होती है या दो कार्यों में खर्च होती है। मैं इस तरफ क्यों आ रहा हूं ये आगे समझ में आएगा, है ना। क्या है? किसी निकाय में दी जाने वाली ऊष्मा दो कार्य में खर्च होती है। पहला है निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, अर्थात जिस निकाय में हम ऊर्जा दे रहे हैं उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए कोई निकाय है, कोई सिस्टम चल रहा है, उसमें अगर हम ऊष्मा देंगे तो वो क्या होगी? उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, अर्थात आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी या उस निकाय का ताप बढ़ जाएगा। यह भी कह सकते हैं, या तो उसका आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगा या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिस निकाय में हम ऊष्मा देंगे। और दूसरा कार्य क्या होता है? दूसरा कार्य है बाह्य कार्य को करने में, एक्सटर्नल वर्क को करने में भी जो है ऊष्मा खर्च होती है। और यह जो है किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के दो कार्यों में खर्च होती है, व्यय होती है। तो पहला तो हो गया निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, और दूसरा क्या हो गया? उसके किसी भी निकाय के बाहरी कार्य करने में। तो आपसे पूछा जाएगा बाह्य कार्य करने में, है ना, बाह्य कार्य करने में जो ऊष्मा दी जाती है ना, वह किसका उदाहरण है? तो वह ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का उदाहरण है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एग्जाम्पल है ना। तो यह हो गया आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है और साथ ही निकाय में दी जाने वाली ऊष्मा दो कार्यों में व्यय होती है, दो कार्यों में खर्च होती है। पहला किसमें खर्च होती है? तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा के वृद्धि में खर्च होती है, और दूसरा किसमें होती है? बाह्य कार्य करने में खर्च होती है। एक आंतरिक ऊर्जा में खर्च होती है और दूसरा बाह्य ऊर्जा में खर्च होती है। अब देखते हैं आगे समतापी प्रक्रम अर्थात आइसोथर्मल प्रोसेस। किसको देखेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस या फिर समतापी प्रक्रम। यह क्या होता है? तो देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है इसको समझेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस का डेफिनेशन इस प्रकार है, जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी प्रक्रिया में क्या हो? स्थिर हो, है ना। जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया में जो निकाय का टेम्परेचर है वह कांस्टेंट हो या वह टेम्परेचर स्थिर हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। आप इसको हिंदी में समझें, समतापी, सम मना बराबर, ताप मना टेम्परेचर। जिस निकाय में टेम्परेचर सम है, टेम्परेचर बराबर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इक्वल है, वह क्या हो जाएगा? वह समतापी प्रक्रम होगा, अर्थात वह आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। इसमें क्या होगी? ताप जो है, टेम्परेचर जो है वह पूरी प्रक्रिया में स्थिर होगी। आपको ऑब्जेक्टिव में फंसाता है ना, निम्नलिखित में से कौन सा जो है समतापी का उदाहरण है जिसमें कि टेम्परेचर स्थिर हो, पूरी प्रक्रिया में टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो वह किसका उदाहरण है? बदल जाए तो वह किसका उदाहरण है? इस तरह करके आपको फंसा सकता है। तो यहां पर आप समझेंगे कि समतापी प्रक्रम अर्थात आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वह है जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप जो है वह हमेशा क्या हो? स्थिर हो, तो
तो वह क्या कहलाती है, वह समतापी प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाती है। तो यहां पर आपने समझ लिया कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है या समतापी प्रक्रम क्या है। इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि पूरी निकाय में, पूरी प्रक्रिया में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समतापी प्रक्रम या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस। अगला देखते हैं, अगला है रुद्धोष्म प्रक्रम, है ना। अगला है रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या कहा जाता है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए अब एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या डिफिनेशन है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का डिफिनेशन है, यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो, है ना, यदि किसी निकाय में कोई भी परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय न तो बाहरी माध्यम को उष्मा दे और न ही उससे कोई उष्मा ले। निकाय अगर बाहरी माध्यम को भी कोई उष्मा नहीं देगी और न ही उससे कोई उष्मा ले, तो इस परिवर्तन को रुद्धोष्म परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म परिवर्तन, है ना। यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान, है ना, पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय न तो बाहरी माध्यम को उष्मा दे और न ही उससे कोई उष्मा ले, न तो बाहरी माध्यम को उष्मा देगा और न ही बाहरी माध्यम से कोई उष्मा लेगा, तो इस प्रकार की निकाय को क्या कहेंगे, इस प्रकार के निकाय को कहेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम अर्थात एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या कहेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबेटिक प्रोसेस। अर्थात इस निकाय में क्या होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होगा कि निकाय में न तो बाहरी माध्यम को, निकाय में न तो बाहरी माध्यम से हम ऊर्जा दे सकते हैं और ना ही उससे कोई उष्मा उस निकाय से ले सकते हैं। उष्मा से भी, निकाय से भी उष्मा नहीं लिया सकता है और उस निकाय को उष्मा बाहर से दिया भी नहीं जा सकता है। यह किसका उदाहरण है, तो यह रुद्धोष्म प्रकरण अर्थात एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, निकाय न तो बाहरी माध्यम को उष्मा दे सकता है और न ही उससे कोई उष्मा ले सकता है। तो इस परिवर्तन को क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म परिवर्तन। क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म परिवर्तन, है ना। यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय न तो बाहरी माध्यम को उष्मा दे और न ही उससे कोई उष्मा ले, तो इस परिवर्तन को रुद्धोष्म परिवर्तन अर्थात एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। तो हमको लगता है कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है। अब दोनों में कंपैरिजन देख लीजिए। अगर आप समतापी में और रुद्धोष्म में देखेंगे तो समतापी में क्या है, पूरी निकाय में टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है और रुद्धोष्म में क्या कह रहा है कि निकाय में न तो बाहरी माध्यम से उष्मा दे सकते हैं और न ही उस निकाय से बाहर कोई उष्मा ले सकते हैं, है ना। निकाय में न तो बाहरी माध्यम को उष्मा दे सकता है और न ही उससे कोई उष्मा ले सकता है। तो अब यहाँ पर जो है समतापी का और रुद्धोष्म प्रक्रम का आपको मतलब दोनों का ही समझ में आ गया कि दोनों क्या कहता है। अब देखिए, अब जो इसके बाद जो एक बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि रुद्धोष्म प्रक्रम का एक उदाहरण दीजिए, तो मित्र यह जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होकर शुष्क बर्फ, सूखे बर्फ के रूप में बन जाना, यह किसका उदाहरण है, तो यह जो एग्जाम्पल है यह रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण है। अर्थात रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय न तो बाहरी माध्यम को उष्मा देती है और न ही उससे कोई उष्मा लेती है। और इसका उदाहरण कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक एकाएक प्रसार होकर के वह क्या होता है, एक्सपेंशन होता है और वो क्या बन जाती है, शुष्क बर्फ का बन जाना। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसको ध्यान रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होकर शुष्क बर्फ बन जाना, यह किसका उदाहरण है, तो यह उदाहरण है रुद्धोष्म प्रक्रम का अर्थात की एडियाबेटिक प्रोसेस का। एडियाबेटिक प्रोसेस का यह बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब जो एक टॉपिक बचा है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, है ना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या है। देखिए इसमें दो बात है। पहला जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो देखे उसमें क्या देखा, नियम ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा, है ना। इसमें क्या, फर्स्ट जो पहला नियम है इसमें ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा मालूम नहीं होती है। अर्थात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा मालूम नहीं होती है, मतलब हमको पता नहीं होता है कि ऊष्मा की डायरेक्शन क्या है। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा मालूम होती है। अर्थात यह जो है यही अंतर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा मालूम नहीं होती है, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मा के प्रवाहित होने की डायरेक्शन पता होती है। और यह इसी को, जिसमें कि ऊष्मा के गमन करने की या ऊष्मा का प्रवाहित होने का दिशा मालूम होता है, वो क्या होता है, वह है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, इसमें ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा मालूम नहीं होती है, मतलब ऊष्मा प्रवाहित हो रही है लेकिन किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है ये मालूम नहीं होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, और सेकंड लॉ में ये बात मालूम होती है कि ऊष्मा किस दिशा में जा रही है। अब देखिए ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम से संबंधित यहाँ दो वैज्ञानिक जो महान हुए, हम उनके दो सेंटेंस को लेते हैं जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के संदर्भ में है, अर्थात ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम के संदर्भ में दो वैज्ञानिकों ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया, उसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दिया केल्विन साहब ने। केल्विन साहब ने क्या कहा, जो है ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम को क्या कहा, केल्विन साहब ने कैसे डिफाइन किया, इसको समझते हैं। केल्विन साहब ने कहा ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है, मतलब कि 100% ऊष्मा का जो है वर्क में ट्रांसफॉर्मेशन यह असंभव है, यह कभी नहीं होगा। यह किसने कहा, तो यह केल्विन साहब ने कहा। क्या कहा, ऊष्मा का पूर्णतः, ऊष्मा का 100% कार्य में परिवर्तन असंभव है, ऊष्मा का 100% कार्य में परिवर्तन असंभव है। ये पूछता है मित्र कभी कभी, आपको ये ध्यान रखिएगा, ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है, किसने कहा था, तो केल्विन साहब ने कहा था। और यह किससे रिलेटेड है, तो यह ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम से संबंधित है ना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित है, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्लासियस साहब ने क्या कहा, क्लासियस को देखते हैं। क्लासियस साहब ने कहा ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। यह तो आप जानते ही हैं, जिसका टेम्परेचर लो है और कोई वस्तु की टेम्परेचर हाई है तो लो वाला तो हाई की ओर जाएगा नहीं, हाई भलो लो की ओर आता है। यह बात किसने कहा, क्लासियस साहब ने कहा। क्या कहा, ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। अगर दो वस्तु है और किसी का टेम्परेचर कम है ना, इसका मान लीजिए कम है और इसका ज़्यादा टेम्परेचर है, तो इससे इसमें ज़्यादा से कम में होगा लेकिन कम से ज़्यादा की ओर प्रवाहित नहीं होगा, यह तो हो सकता है। तो वही बात कहा कि ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। और केल्विन ने कहा, क्या कहा, इसने कहा कि ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है, अर्थात ऊष्मा कार्य में परिवर्तन होगा लेकिन 100% ऊष्मा कार्य में परिवर्तन होगा यह असंभव है, यह नहीं होगा। तो मित्र यहाँ हम लोगों ने ऊष्मा गतिकी के दोनों नियम को देखा, समझा, उसको क्या कहा गया, उसको समझने का प्रयास किया। और अगली वीडियो जो होगी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।